वेलकम स्टूडेंट्स। सो हमारे चैप्टर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं पिछले वीडियो हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में हमने ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, जिसमें कि हमने देखा था 8 ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो क्या क्या थे स्टूडेंट्स? वो नोज थे, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्विलाई, डायफ्राम। तो ये 8 पार्ट्स है जो हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स है। तो जिसमें से हमने नोज़ में भी 3 पार्ट देखे थे, नोज़ के 3 पार्ट देखे थे, फेरिंग्स के 3 पार्ट देखे थे, लैरिंग्स देखा था, ट्रैकिया देखा था, ब्रोंचाई देखा था, फिर ब्रोंचाई के ब्रांचेस ब्रोंचियल्स थे, फिर ब्रोंचाई लंग्स से जुड़े होते हैं, ब्रोंचियल्स के एंड में एल्विलाई होता है और सबको सपोर्ट करता है, जो रिब केज को सपोर्ट करता है, लंग्स को सपोर्ट करता है, वो डायफ्राम हमने देखा था। तो ये 8 टाइप के पार्ट थे स्टूडेंट्स हमारे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स थे, जिसके वजह से हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर पाते हैं स्टूडेंट्स इन 8 पार्ट्स के वजह से। सो ये सब 8 पार्ट्स है जिनके वजह से रेस्पिरेशन हो रहा है। अब हम देखेंगे किस तरह से ये 8 पार्ट्स रेस्पिरेशन करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे स्टूडेंट्स। Respiration is a biological process involving exchange of gases between the atmosphere and the lung, and it result in a formation of ATP. It includes the following process. तो सबको मालूम है रेस्पिरेशन बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि गैसेस एक्सचेंज होते हैं, किधर से? एटमॉस्फेयर से और लंग्स से। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में गैसेस एक्सचेंज होते हैं और ATP का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें कुछ प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं, कुछ प्रोसेस रहते हैं, कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस रहते हैं स्टूडेंट्स, जिनके वजह से रेस्पिरेशन होता है। अब तक हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखे थे स्टूडेंट्स, अब हम वो प्रोसेस देखेंगे, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या प्रोसेस करते हैं वो देखेंगे। तो क्या क्या प्रोसेस है? पहला है ब्रीदिंग, सेकंड है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, थर्ड है इंटरनल रेस्पिरेशन और फोर्थ है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये 4 टाइप के मैकेनिज्म है जिसके वजह से जो पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो पहला देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग क्या होता है। देखते हैं ब्रीदिंग क्या होता है। It is a physical process by which gases exchange take place between the atmosphere and the lungs. It involves inspiration and expiration. Both these steps involve part of the thoracic cage, the ribs, sternum, and the intercostal muscles and muscles of the diaphragm. तो क्या होता है स्टूडेंट? सबको मालूम है फिजिकल प्रोसेस है ब्रीदिंग। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो फिजिकल प्रोसेस हो गया स्टूडेंट्स, जो कि गैसेस एक्सचेंज करता है। एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है ब्रीथिंग के टाइम। और ब्रीथिंग में 2 प्रोसेस और इन्वॉल्व है, तो कौन कौन से? इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। और इस दोनों प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है? हमारा थोरैसिक केज। थोरैसिक केज मतलब जो भी डायफ्राम, रिब केज, स्टर्नम से मिलके जो केज बना है उसे हम क्या बोलते हैं? थोरैसिक केज बोलते हैं। रिब्स, हमारे रिब्स, वो हड्डियाँ, रिब्स। स्टर्नम मतलब क्या होता है? ब्रेस्ट बोन, जिसे हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। आपके नेक के नीचे जो जस्ट बोन है ना स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं स्टूडेंट्स। और इससे जुड़ी हुई मसल्स और डायफ्राम, ये सब मिलके क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस करेंगे, पूरे ब्रीदिंग का प्रोसेस करेंगे स्टूडेंट्स। सो आगे हम ये 2 प्रोसेस को डीप में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे क्या क्या है ये 2 प्रोसेस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, जिसके वजह से ये पूरा ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। तो याद रखना 4 टाइप के प्रोसेस से पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। सो पहले हमने ब्रीदिंग देखते हैं, और ब्रीदिंग में 2 टाइप है स्टूडेंट्स, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। जो थोरैसिक केज, रिब्स एंड स्टर्नम और उनसे जुड़े हुए मसल्स और डायफ्राम के वजह से ये प्रोसेस होता है। तो इंस्पायरेशन देखते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द एटमॉस्फेरिक एयर is taken into the lungs. It occurs due to the pressure gradient form between the lungs and the atmosphere. तो इंस्पायरेशन के टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स? एटमॉस्फेयर से हम एयर को लंग्स में लेते हैं। क्या करते हैं? एयर को लंग्स में लेते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे होता है स्टूडेंट्स? अपने आप तो होगा नहीं। तो ये प्रोसेस कब होता है? जब प्रेशर डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स, हमारे लंग्स में और एटमॉस्फेयर के बीच में जब प्रेशर डिफरेंस आएगा तो प्रेशर इक्वल करने के लिए गैसेस एक्सचेंज होती हैं, गैसेस अंदर जाएंगी। It is an active process in which the diaphragm becomes flat and goes downward. The external intercostal muscle contracts so that the ribs and sternum moves upward and outward.
तो इस प्रोसेस में क्या होता है, डायफ्राम नीचे जाता है और पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है स्टूडेंट्स, और जो हमारे मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, हमारे रिब्स क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और ऊपर आने लगता है, थोड़ा सा वो फैल जाता है स्टूडेंट्स, और वो थोड़ा सा बाहर साइड आने लगता है। आप सांस लेते तो हमारा चेस्ट थोड़ा सा फूलता है ना, बाहर आता है ना, तो ये इंस्पायरेशन के टाइम होता है स्टूडेंट्स, हमारे डायफ्राम फ्लैट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और जो हमारे उनसे जुड़े हुए मसल्स है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, बाहर साइड आने लगेंगे। तो ये इंस्पायरेशन के टाइम का ये प्रोसेस है। तो ये सब आपको याद रखना है कि जब भी प्रेशर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, प्रेशर डिफरेंस रहेगा, दो चीज़ों के बीच में प्रेशर डिफरेंस जब बनता है ना स्टूडेंट्स, तो तब इक्विलिब्रियम में आने के लिए वो क्या करते हैं, प्रेशर को बांट लेते हैं स्टूडेंट्स, आपने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, इन्वायरमेंट का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और इधर का प्रेशर कम हो रहा है, तो क्या होगा, उधर से गैसेस अंदर आएंगी और प्रेशर को इक्वल करने की कोशिश करेंगी, प्रेशर ग्रेडियंट में प्रेशर डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट होने लगेगा, लंग्स और एनवायरनमेंट के बीच में क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने लगा, इसीलिए एयर हमारे अंदर पास होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, अंदर लंग्स का प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए प्रेशर इक्वल करने के लिए हमारे अंदर वो गैसेस आ जाती हैं स्टूडेंट्स। सो हमेशा आपको याद रखना है कि प्रेशर डिफरेंस के ही वजह से हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस कर पाते हैं स्टूडेंट्स। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन अ थोरैसिक वॉल्यूम एंड अ डिक्रीज इन अ प्रेशर ऑफ थोरैक्स एंड लंग्स। तो जो ये ऑर्गन्स थे स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और अंदर का प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाता है। आपको मालूम है पीवी इक्वल टू एनआरटी, मतलब जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब प्रेशर डिक्रीज होगा स्टूडेंट्स, और फिर उसे इक्वल करने के लिए एटमॉस्फेरिक का गैस हमारे लंग्स में आएगा। टू इक्वलाइज द लो प्रेशर इनसाइड द लंग, एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक रशेस इनटू द लंग, दिस इज इंस्पायरेशन। तो एक्चुअल इंस्पायरेशन आपको समझ गया होगा स्टूडेंट्स, इस प्रेशर को इक्वल करने के लिए, प्रेशर को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या होता है, एटमॉस्फेरिक का गैसेस हमारे लंग्स में आता है। आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स, पीवी इक्वल टू एनआरटी आपको मालूम है स्टूडेंट्स, प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है स्टूडेंट्स, हमारी जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो ये इंस्पायरेशन। अब देखते हैं हम एक्सपायरेशन क्या होता है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द थोरैक्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग एयर टू बी एक्सेल्ड, the diaphragm relaxes and it pushed upward, it becomes dome shaped, the intercostal muscles also relax pulling the rib cage inward and downward। तो एक्सपायरेशन के टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, सो एक्सपायरेशन के टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा जो डायफ्राग्राम होता है वो क्या होता है, वो नीचे की तरफ आने लगता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, सॉरी ऊपर की तरफ आने लगता है और उसके असली शेप में आ जाता है। डोम शेप था, हमने पढ़ा था डायफ्राग्राम के बारे में, वो डोम शेप होता है, वो ऊपर के साइड आने लगता है, उसके असली पोजीशन में आ जाता है, और जो भी जुड़े हुए वहाँ के मसल्स, जो भी रिब केज है स्टूडेंट्स, वो क्या होने लगते हैं, इनवर्ड आने लगते। जब आप सांस छोड़ते हो तो आपका चेस्ट अंदर आने लगता है ना, मतलब वो रिब केज अंदर आ रहा है स्टूडेंट्स, आप रिलैक्स होने लगेंगे, आपके मसल्स क्या होने लगेंगे, रिलैक्स होने लगेंगे एक्सपायरेशन के टाइम। जब आपके लंग्स में से गैस निकलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका डायफ्राग्राम असली पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब डोम शेप का फिर से हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपवर्ड आ जाएगा, और आपके जितने भी मसल्स है, रिब केज है आपका, वो क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा और रिब केज अपने पोजीशन पे आ जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा और डाउनवर्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स। This cause a decrease in thoracic volume and leads into increase in pressure in the thorax and the lung as compared to atmospheric. So the air from the lung rushes out. This is expiration. So क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अब thoracic वॉल्यूम कम हो रहा है, क्या हो रहा है, thoracic वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम होगा मतलब क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, मतलब हमारे थोरैसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो थोरैसिक कैविटी का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ट्रैवल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ करेगा गैसेस, तो हमारे लंग्स में हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया,
सो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ा, हमारे लंग्स में ज़्यादा प्रेशर हो गया है तो, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए क्या करेगा, हमारे लंग्स से गैस निकल के एटमॉस्फेयर में जाएगा। स्टूडेंट्स क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा हमारे लंग्स से गैस निकल के प्रेशर इक्वल करने के लिए। तो इस तरह से एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है, इस तरह से गैसेस बाहर आते हैं स्टूडेंट्स। वन इंस्पायरेशन एंड वन एक्सपायरेशन इज वन ब्रीथ। तो जब आप एक बार इंस्पायरेशन और एक बार एक्सपायरेशन कर लेंगे, एक बार सांस लेके एक बार सांस छोड़ देंगे, तो आप क्या उसको क्या बोलेंगे, हम वन ब्रीथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वन ब्रीथ बोलेंगे स्टूडेंट्स। सो आपको समझ गया होगा क्या होता है ब्रीदिंग, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन क्या होता होगा, ये समझ गया होगा। तो आपको याद रखना है प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, गैसेस अंदर आती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, गैसेस बाहर जाती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। हमारे थोरैक्स से वो प्रेशर क्रिएट करता है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट होके और रिलैक्स होके क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आप इंस्पायरेशन में देख रहे होंगे, ये डायफ्राम देखो कॉन्ट्रैक्ट होके वो फ्लैट हो गया, इंस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होगा, और यहाँ पे चेस्ट कैविटी क्या होगा, एक्सपांड हो गई है स्टूडेंट्स, देखो जब एयर अंदर आ रहा है। और एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, डायफ्राम फिर से अपने असली पोजीशन पे चला गया, डोम शेप का हो गया है, और क्या हो गया, चेस्ट कैविटी क्या हो गई है स्टूडेंट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, क्या हो गई है, वो अंदर साइड हो गई है, दब गई है स्टूडेंट्स। सो आपको यहाँ पे समझ गया होगा क्या होता है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या होता है। एक बार इंस्पायरेशन और एक बार एक्सपायरेशन को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग बोलेंगे। और भी एक बात याद रखनी है, हरदम आपको प्रेशर ग्रेडियंट्स के, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये होता है स्टूडेंट्स। प्रेशर डिफरेंस ही एक इसका मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन करते हैं। हमारे जो थोरैसिक मसल्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। अब देखते हैं सेकंड, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकंड प्रोसेस है हमारे रेस्पिरेशन का, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एन एल्वोलस कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट इज intimately associated with a dense network of capillary. The capillary wall is made up of a simple squamous epithelium resting on a thin basement membrane. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, एल्वोलस किससे बना हुआ है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। आपको याद रहेगा, आपने पिछले 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा किस तरह के सेल होते हैं, और ये कहाँ पे होंगे, एक मेम्ब्रेन पे होंगे। ये सेल्स कहाँ होंगे, एक मेम्ब्रेन पे होंगे। क्या होंगे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल का एक पूरा लेयर रहेगा स्टूडेंट्स। ये उनसे बने होते हैं, एल्वोलस उनसे बने होते हैं, एक ही लेयर से बने होते। इट इज, और उनके आजू बाजू क्या होंगे स्टूडेंट, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज, एकदम डेंस, बहुत सारे क्या होंगे, ब्लड कैपिलरीज होंगी। और ये कैपिलरीज भी किन से बनी होंगी स्टूडेंट्स, स्क्वैमस एपिथेलियम और एक मेम्ब्रेन पे वो सब सेल्स होंगे, एक मेम्ब्रेन पे वो पूरा लेयर होगा स्टूडेंट्स उनका, वो कैपिलरीज का। तो कैपिलरीज भी किससे बनी है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, और एल्वोलस भी किससे बना है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और एल्वोलस से एल्वोलस किससे 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 घिरा रहेगा स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैपिलरीज, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज से वो एल्वोलाई घिरा रहेगा स्टूडेंट्स। सो अब हम देखेंगे क्या होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। याद रखना है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एल्वोलाई टू कैपिलरी में होने वाला है स्टूडेंट्स। तो हम देखेंगे क्या है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। आपको ये सब नोट भी करते जाना है स्टूडेंट्स अपने बुक में, और अपना खुद का नोट्स भी बनाते जाना है कि आपको फ्यूचर में इजी होगा पढ़ने के लिए। Both the layer have similar structure and are thin walled together. They make up the respiratory membrane through which gases exchange occur, that is between the alveolar air and blood. तो दोनों जो लेयर है, दोनों ब्लड कैपिलरीज के लेयर और एल्वोलस के लेयर क्या है, सेम है स्टूडेंट, सेम वॉल से बने हुए, थिन वॉल्ड है स्टूडेंट्स। दोनों एक एक स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर से बने हुए हैं स्टूडेंट्स। और ये क्या क्रिएट कर देते हैं, एक रेस्पिरेटरी मेंबर क्रिएट कर देते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस क्रिएट कर देते हैं वहाँ पे जहाँ पे वो गैसेस एक्सचेंज होने वाले रहते। तो वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता थे कहाँ पे, एल्वुलाई के बीच में और ब्लड के बीच में, ब्लड कैपिलरीज के बीच में वो गैसेस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। वहाँ पे क्या रेस्पिरेटरी एक सरफेस बन गया है, उन मेम्ब्रेन्स की वजह से एक रेस्पिरेटरी सरफेस बन गया है जो कि गैसेस एक्सचेंज को परमिट कर देता है, अलाउ कर देता है उन गैसेस एक्सचेंज को, क्योंकि वो थिन वॉल्ड हैं, एकदम पतले हैं। आपने रेस्पिरेटरी सरफेस का फीचर्स पढ़ा होगा, तो यहाँ पे वो पूरे फीचर्स को यहाँ पे वो दिख रहा है। थिन वॉल्ड रहने वाला है, एक मेम्ब्रेन है जो गैसेस एक्सचेंज को अलाउ कर रहा है। सो जिसके वजह से वहाँ पे रेस्पिरेटरी सरफेस बन गया और वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो पाएंगे।
डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर to an area of lower partial pressure until the partial pressure in the two regions reach equilibrium। तो डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी गैस या लिक्विड ट्रैवल करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस फ्रॉम एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू अ एरिया ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर अंटिल द पार्शियल। तो डिफ्यूजन होगा गैसेस का एल्वोला और कैपिलरीज के बीच में डिफ्यूजन होगा गैसेस का। कहाँ से कैसे होगा डिफ्यूजन, हायर पार्शियल प्रेशर से लेके लोअर पार्शियल प्रेशर से डिफ्यूजन का मतलब हाई, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ से लो प्रेशर की तरफ जाएगा एयर गैसेस, और कब तक जाएगा, जब तक वो इक्वल ना हो जाए, वहाँ का प्रेशर क्या हो जाए, दोनों रीजन्स का प्रेशर इक्वल ना हो जाए, कैपिलरीज का प्रेशर और एल्वोलास का प्रेशर इक्वल ना हो जाए, तब तक वो गैस पास होते रहेगा स्टूडेंट्स। सो इस तरह से डिफ्यूजन का प्रोसेस होने वाला है एल्वोलाई और हमारे ब्लड कैपिलरीज के बीच में। तो ये भी आपको याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर, डिफ्यूजन के पार्शियल प्रेशर जहाँ हायर रहेगा वहाँ से गैस पास होगा लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ। The partial pressure of carbon dioxide of blood entering the pulmonary capillaries is 45 mg of Hg, while partial pressure of carbon dioxide in alveolar is 40 mg. Due to this difference, carbon dioxide diffuses from the capillary into the alveoli। तो यहाँ पे आपको बात को समझना है, अच्छे से सुनना है स्टूडेंट्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, ब्लड कैपिलरीज में कितना होगा स्टूडेंट्स, 45 mm ऑफ Hg। कितना होगा, 45 mm ऑफ Hg। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन और एल्वोलस में पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 40 mm ऑफ Hg। कितना रहेगा, 40 mm ऑफ, कितना एल्वोलाई में कितना होगा, 40, कैपिलरीज में 45। मतलब कैपिलरी में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, हाइयर है, तो क्या होगा, कैपिलरी से एल्वोलाई में वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ट्रेवल होगा, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर डिफ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट्स, देखना है यहाँ पे। तो कैपिलरी से क्या हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रहा है स्टूडेंट्स, एल्वोलाई में जा रहा है, क्योंकि हाइयर पार्शियल प्रेशर यहाँ पे है कैपिलरी में, कार्बन डाइऑक्साइड का हाइयर पार्शियल प्रेशर कहाँ पे, कैपिलरी में, और लोअर किधर है, एल्वोलाई में है। तो कैपिलरी से एल्वोलाई में वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेगा, ट्रैवल कर जाएगा स्टूडेंट्स, उधर पे एल्वोलाई में चला जाएगा। इस तरह से देखो गैस एक्सचेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, कैपिलरी से कैसे एक्सचेंज हो रहा है गैस, एल्वोलाई में जा रहा है, क्यों, पार्शियल प्रेशर के वजह से जा रहा है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर वहाँ का इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स, पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mm ऑफ Hg रहता है कैपिलरी में, और एल्वोलाई में 40 mm ऑफ Hg, इसलिए कैपिलरी से वो एल्वोलाई में जा रहा है स्टूडेंट्स। तो ध्यान देना है और अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स इसे। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ट्रैवल कर रहा है, कैपिलरी से एल्वोलाई में ट्रैवल करेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है स्टूडेंट्स। और बात याद रखनी है कि हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ही जाएगा, हाइयर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर में ही जाएगा स्टूडेंट्स गैस हरदम। Similarly, partial pressure of oxygen of blood in pulmonary capillaries is 40 mm of Hg, while in alveolar blood is 104 mm of Hg. Due to this difference, oxygen diffuses from alveoli to capillary। अब बात को अच्छे से फिर से समझना है स्टूडेंट्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसमें, कैपिलरीज में कितनी होंगी, 40 mm ऑफ Hg। कितनी होंगी, 40 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन की किसमें होगी, कैपिलरीज में होगी। और एल्वुलार में क्या होगी, एल्वुलाई में कितनी होंगी, 104 mm ऑफ Hg होगी, 104 mm ऑफ Hg एल्वुलाई में होगी। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो गया स्टूडेंट्स, एल्वुलाई में हो गया। मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे हो गया स्टूडेंट्स, एल्वुलाई में हो गया। एल्वुलाई में सबसे ज़्यादा प्रेशर है तो गैस कहाँ से जाएगा, एल्वुलाई से कैपिलरी में जाएगा, क्योंकि प्रेशर किस में ज़्यादा है, एल्वोलाई में। और डिफ्यूजन कब होता है, जब हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाता है, और ये कब तक होगा, जब तक प्रेशर इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में ट्रेवल होते हैं स्टूडेंट्स, आपको समझना है। इस तरह से ऑक्सीजन कैसे ट्रेवल हो रही है, क्योंकि एल्वोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और कैपिलरीज में पार्शियल प्रेशर कम है, इसीलिए ऑक्सीजन एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफ़र होने वाली है स्टूडेंट्स। इस बात को अच्छे से समझ लो स्टूडेंट्स। और कार्बन डाइऑक्साइड में होता था क्या, क्योंकि एल्वोलाई में प्रेशर कम होता था कार्बन डाइऑक्साइड में और कैपिलरीज में ज़्यादा होता था, इसलिए वो कैपिलरी से एल्वोलाई की तरफ ट्रैवल होता था। पर
ऑक्सीजन का कैसे, ऑक्सीजन के कैपिलरीज में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है बट एल्वोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन एल्वोलाई से कैपिलरीज की तरफ ट्रैवल करेंगे। स्टूडेंट्स अच्छे से बात को समझना है, अच्छे से सुनना है। तो इस तरह से जो होता है हमारा एक्सटर्नल इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स। इस तरह से क्या होता है एक्सटर्नल। अब यहाँ पे देखो ये एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है, रफली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं। यहाँ पे जो एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है और जो रेड वाला पार्ट है वो ऑक्सीजन है और ब्लू वाला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट्स। सो ये जो है आपका एल्वोलाई, ये जो है आपका ब्लड कैपिलरीज है, नीचे क्या है ब्लड कैपिलरीज है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ब्लड कैपिलरीज में क्या है, यहाँ पे देखिए आपको ब्लू कलर का कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, वहाँ पे क्या है वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है स्टूडेंट्स। क्या है वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है और ऑक्सीजन का प्रेशर कम है स्टूडेंट्स। और वो एल्वोलाई में देखिए स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है स्टूडेंट्स। देख रहे हैं आप, समझना है बात को स्टूडेंट्स, रफली समझो, डायग्राम कुछ खास अच्छा नहीं है फिर भी। सो ब्लड यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स ब्लड कैपिलरीज में, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा स्टूडेंट्स। दिख रहा है आपको, ब्लू कलर का जो पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे आ रहा है ब्लड और यहाँ पे एक्सचेंज होगा स्टूडेंट्स। क्या एक्सचेंज होगा आपको मैंने समझा दिया, तो आपको समझ गया होगा क्या होने वाला है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो एल्वोलाई में से एयर क्या होगा स्टूडेंट्स, एल्वोलाई में से एयर क्या होगा, कैपिलरीज में आएगा। कौन सा, क्योंकि वहाँ पे वो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है। रेड कलर का पार्ट है ना, देखो ना स्टूडेंट, वो ऑक्सीजन है, उनका प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या होगा कैपिलरीज में आएगा। यहाँ पे वो कैपिलरीज में आएगा जो ऑक्सीजन है, और जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाएगा कहाँ पे, एल्वोलाई में जाएगा स्टूडेंट्स। समझना है अच्छे से, और एकदम याद रखना है कि प्रेशर चेंज के, प्रेशर डिफरेंस की वजह से गैसेस एक्सचेंज होता है स्टूडेंट्स। सो अब वो ये जो छोटा रेड कलर का पार्ट है कैपिलरी में, क्या है ऑक्सीजन का प्रेशर कम है उस कैपिलरीज में। क्या है ऑक्सीजन का प्रेशर कैपिलरीज में कम है स्टूडेंट्स, और वो एल्वोलाई में कैपिलरीज में ज़्यादा है। तो वो एल्वोलाई से कैपिलरी में ट्रैवल करेगा, और जो कैपिलरी में देख रहे हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, बल्कि उस एल्वोलाई में वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है पार्शियल प्रेशर कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ट्रैवल करेगा, एल्वोलाई की तरफ ट्रैवल करेगा। हाइयर प्रेशर से लेकर लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा जब तक वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए। तो देखते हैं कि आगे कैसा ब्लड दिखेगा। तो आगे आने पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में आएगा। तो आगे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर इक्वल हो गया स्टूडेंट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इक्वल हो गया। तब वो क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे स्टूडेंट्स। वहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस रुक जाएगा स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये छोटा सा रफ फिगर था स्टूडेंट्स, आपको समझा होगा इससे। और ये आप जब एक्सेल करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख रहा है ब्लू कलर का एल्वोलाई में, वो क्या होगा, निकल जाएगा स्टूडेंट्स। वो निकल गया, जब आप ब्रीथ आउट करेंगे तो वो निकल जाएगा स्टूडेंट्स। सो आपको समझ गया होगा क्या होता है इंटरनल एक्सटर्नल। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, समझेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। हमने इंटरनल रेस्पिरेशन समझ लिया, ब्रीथिंग समझ लिया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के साथ।